भीतर से टूटने का था। एक टुकड़ा मैं साहिर की ओर बढ़ता गया और दूसरा टुकड़ा मैं दरो दीवार के साये में चुपचाप। और तुम्हारी नज़्में कागजों पर उतरती रही, कागज हवा में फैलते रहे। दरअसल अज्ञात की यात्रा मीलों मील ऐसे वीराने की यात्रा होती है जिसमें विरह के जंगली फूल खिलते हैं और कुछ नहीं बदलता। फिर बरसों के इस रेगिस्तान में जब इमरोज मिला तो लगा अज्ञात का निमंत्रण मिल ही गया, और जब निमंत्रण मिल ही गया तो लगा अब मुझे अज्ञात की ओर जाना ही होगा। इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच असंभव घट जाना। वाह, प्रेम का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच असंभव घट जाना। अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत है। आज जिंदगी में तीसरी बार मैंने अपने को सिर्फ और सिर्फ एक औरत महसूस किया है, वरना सारी जिंदगी मेरे भीतर की औरत मेरे भीतर के लेखक से हमेशा दूसरे स्थान पर रही। पहली बार मैं तब औरत थी जब मैं 25 वर्ष की थी। सूनी, वीरान और अकेली मैं बच्चे के सपने देखा करती थी। अगर माँ नहीं बन सकती थी तो जीना ही नहीं चाहती थी। दूसरी बार मैं तब सिर्फ एक औरत थी जब एक दिन साहिर आया था। उसे बुखार था, सांस खिंचा खिंचा सा था। तब मैंने उसके गले और उसकी छाती पर विक्स मली थी। तब मुझे लगता था उसकी छाती पर हौले हौले विक्स मलते हुए मैं सारी उम्र गुजार सकती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज तीसरी दफा मैं सिर्फ और सिर्फ एक औरत हूं। इस बिंदी ने तो मेरी काया ही पलट दी। मैं इस खूबसूरत रंग में पूरी तरह रंगी गई। माया, देखो। हाँ, अमलतास के फूलों की शाम को पहचानती हो? कौन भूल सकता है शाम को? पूरा चांद, अमलतास के जर्द फूल, कुछ जमीन पर और कुछ दरख्तों पर। हाँ, ये जमीन, ये फिजा कुछ अलग है। हाँ, और तुम भी। रंगों का रंग और गहरा गया खुश। घूमते रहे हम, पर हमें जाना कहीं ना था। धरती पर बिखरे फूलों पर हमारे नक्शे कदम दिखते गए। आसमान को कभी हम खुली आंखों से देखते थे और कभी बंद आंखों से। याद है लाल किले की पिछली दीवार से जब हमने दूर जमुना की तरफ देखा था? हाँ, तो मैंने पूछा था, ईमा, क्या तुम पहले कभी किसी के साथ यहाँ आए हो? और मैंने कहा था, मैं किसी और के साथ कभी कहीं नहीं गया। आयन रैन के किरदार में एक बहुत ही प्यारी बात कही है। आई थैंक यू फॉर वॉट यू आर। तुम हो इसलिए जबान पर शुक्रिया आ ही जाता है। पोस्टमैन! इमरोज, केयर ऑफ अमृता प्रीतम, तुम्हारे लिए, पाकिस्तान से। किसका होगा? मैं जानती हूँ किसका है। तुम बैठो, पढ़ो तो सही।
मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें देखा नहीं है, मगर एमी की आंखों से तुम्हें देख लिया। और आज दुनिया की तारीख में जो नहीं हुआ वो हुआ है। मैं तुम्हारा रकीब तुम्हें तुम्हारे दुश्मन मुल्क से सलाम भेजता हूं। सज्जाद। ये लो, ये क्या है? देखो। अरे इतने सारे रुपए। 10,000 है। अब तुम नौकरी छोड़ सकते हो। क्या? हाँ, याद है जब तुमने पटेल नगर का मकान छोड़ा था और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी शुरू की थी? हाँ, तब नौकर की आखिरी तनख्वाह देने के बाद मेरे पास यही कोई 100 कुछ रुपए बचे थे। हालांकि तब तुम्हें 1200-1300 रुपए महीने की पगार मिलती थी, इसलिए पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। लेकिन एक दिन ईमा तुमने कहा था। हाँ, मुझे याद आया। मैंने कहा था कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो तो मेरी नौकरी छोड़कर अपनी पसंद के काम कर सकूंगा। तो ये मैंने जोड़े हैं तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हारे पैसे भी शामिल हैं। तो मेरी नौकरी छोड़ सकता हूँ? माजा, समझो कि मैंने ये नौकरी छोड़ दी। माजा, हाँ, अब हम बातें का तजुर्बा करेंगे। जरूर। ठीक है? जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना। तो जनाब, कैसा लगा इमरोज तुम्हें? इमरोज, मैंने जैसा सोचा था इमरोज उससे भी अच्छा। लाजवाब फनकार, बेहतरीन इंसान, बड़े दिल वाला है इमरोज। उससे तो एक नजर में तुमने पहचान लिया। क्यों, तुम्हें नहीं पहचाना था? आज तक नहीं पहचान पाए। ये तो पूछा ही नहीं कि प्रीतम कैसा है, नाराज तो नहीं है तुमसे? फिर बात पलटती। नहीं, हमें एक दूसरे से कोई नाराजगी नहीं। दरअसल ये दूरी हम दोनों के लिए जरूरी थी। जो एक दूसरे से पाया उससे इनकार नहीं, और जो नहीं पाया उसका कोई गिला भी नहीं। दरअसल तुम दोनों पति पत्नी की दुनियाएं बहुत बहुत अलग थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर सोचती हूँ कि जो इंसाफ जिंदगी ने मेरे साथ किया है वो मेरे बिछड़े हमसफर के साथ नहीं किया। मुझे इमरोज की हसीन दोस्ती मिल गई, लेकिन उसे देते वक्त जिंदगी के हाल कुछ तंग हो गए। कभी मुलाकात होती है? हाँ, होती है, बच्चों के किसी सिलसिले में, या इनकम टैक्स के किसी झमेले में, या यूं ही मैं भी फोन कर लेती हूँ और वो भी। बच्चों के लिए तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, बच्चे अभी छोटे हैं और ना समझ। बेटे को नाराजगी भी है और गिला भी, लेकिन कमला बहुत समझदार है। उसे नाई और कहने लगी, मम्मा जब नवराज बड़ा हो जाएगा तो आपकी मजबूरी को समझ सकेगा। अरे याद आया, वो देवेंद्र मिला था, वो ये कह रहा था कि वो अपनी कोई किताब उसने प्रीतम को डेडिकेट की है। हाँ, वो किताब मेरे बारे में है। डेडिकेट उसने हम दोनों को की है। उसमें लिखा है, अमृता के नाम, मेरे मन का दरवाजा उसके लिए कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। एक दरवाजा और है जो तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं हुआ। उससे कहो कि कोई दिलासा इस दरवाजे के लिए भी लिखे वो है। अमृता के नाम, जिसके लिए दिल का कोई दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। वाह वाह देवेंद्र, वाह, मान गए भाई तुम। जब तुम बेवजह हंसते हो ना, वो तुम्हारी उदासी की नाकाम पर्देदारी होती है। क्यों ना हो उदास? तुम जब जब मुझे मिली किसी और के दामन की कली थी। 4 साल की उम्र में जिसकी सगाई और 16 साल की उम्र में जिसकी विदाई हो गई हो, वो तुम्हें तन्हा मिलती तो कब मिलती? 3 साल की उम्र में। क्यों?
एकदम से अलहदगी के बाद इस दरवाजे का ख्याल नहीं आया? आया था। दहलीज से बाहर पांव रखते ही तुम्हें फोन करने गई थी। सामने पड़ा ब्लिट्स अखबार देखा, उसमें तस्वीर थी उसकी और खबर मिली कि साहिर को जिंदगी की नई मोहब्बत मिल गई है। हाथ टेलीफोन के डायल से कुछ इंच दूर शून्य में ही खड़े रहते। जी माफी चाहूंगा, थोड़ी देर हो गई। अच्छा तो अब इजाजत दो, मैं चलता हूँ। खाना खाकर जाते। फिर कभी सही, आज हरकिशन से वादा है। और हाँ, मेरे ख्वाब अब तुम्हारे हैं। ये मसौदा है मेरी नई कलेक्शन का, जिसका टाइटल तुम बनाओगे। मैं? जी हाँ। तलखियां, परछाइयां। अब इसका क्या टाइटल है? मजबूरियां या महरूमियां? आओ कोई ख्वाब बने। जी जरूर बनाऊंगा, शुक्रिया। आइए मैं आपको बाहर से छोड़ देता हूं। अरे शुक्रिया। आओ कोई ख्वाब बने। इमरोज जानता है कि मैंने साहिर को टूट कर चाहा। ये जानना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं। बड़ी बात तो ये है कि इमरोज ने मेरी नाकामी को अपनी नाकामी मान लिया। सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि कैसे इमरोज ने मुझे इस दर्द के साथ अपनाया जो उसकी अपनी खुशी के खिलाफ है। बौद्ध गुम्फों में जब किसी कसूरवार को सजा दी जाती है तो वो सजा महात्मा बुद्ध के श्लोकों को पत्थरों पर अंकित करने की होती है। मोहब्बत ने अपने सुनहरी गुम्फे में बैठकर मुझे ये सजा दी कि मैं हर वक्त कागजों पर, मेजों पर, कुर्सियों पर, दीवारों पर, हथेली पर साहिर का नाम लिखती हूँ। शायद मेरे इश्क का गुनाह बहुत संगीन था, क्योंकि ये सजा मुझे 15 साल के लिए सुनाई गई। फिर इश्क के उसी गुम्फे ने मुझे इमरोज की मोहब्बत का वरदान दिया। लेकिन इन हाथों को जिस नाम को लिखने की आदत पड़ चुकी थी, वो मेरी उंगलियों की इतनी बेबसी, इतनी मजबूरी बन गई थी कि जब कभी इमरोज के स्कूटर के पीछे बैठी होती तो मेरे हाथ उसकी पीठ पर साहिर 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 का नाम लिखते हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि मेरी जुबान पर अभी तक साहिर का ही नाम बार बार आता है। इमरोज एक अरसे से अपनी पीठ पर लिखे ये अल्फाज पढ़ता रहा। इन अल्फाज का वजन वो कैसे उठाता था मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं भी उसे मंजूर हूँ और मेरी दीवानगी भी। मैं केवल मन में ही नहीं, ट्रंकों, अलमारियों में कई छोटी छोटी चीजें संभाल कर रख लेती हूँ। कभी किसी को अचानक सौगात देनी पड़ जाए तो मेरी अलमारी में से जरूर कुछ ना कुछ मिल जाता है। और तो और अगर अचानक मुझे रकम की जरूरत पड़ जाए तो बैंक के किसी ना किसी खाते में से पैसे भी निकल आते हैं। बेवक्त भूख लगाए तो मेरे फ्रिज में से भी जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाता है। अरे ईमा, तुमने मेरा भी कुछ हिस्सा बचाकर जरूर रखा होगा ताकि अगले जन्म में काम आ जाए। ईश्वर करे मैं तुम्हें पूरा का पूरा बचा कर रख सकूं अगले जन्म के लिए। ओह माजा। अच्छा माजा, मैं सोच रहा था कि हमने जो पार्टी का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था अब उसे बंद कर दें। क्यों? लेकिन क्यों? अंदर ट्रंक और अलमारी में 500 कमीजें हैं जिन पर दर्जी की ऐसी मेहरबानी हुई है कि अब वो किसी भी काम की नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको, ये देखो, ये वो कमीज और ये वो साड़ी है जो तुमने मेरे लिए बनाई। ये
खूबसूरत हैं ये। अगर तुम्हारे डिजाइन कागजों से उतरकर कपड़ों पर आ जाए तो हिंदुस्तान का नाम अमीर हो सकता है। क्यों नहीं तुम यही काम करते? हाँ, कितने खूबसूरत हैं। अब तो माजा सिर्फ याद रखने वाली बात यही है कि ये साड़ी 10,000 की है और ये कमीज 5,000 की। माजा, इतने महंगे कपड़े तो किसी मलिका ने भी नहीं पहने होंगे। लेकिन मुझे तो तुमने पहना है। तुम चाहो तो हिंदुस्तान की सब लड़कियों को परियां बना सकते हो, इतना हुनर है तुम में। अच्छा बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अरे हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया। क्या? गुरुदत्त के ऑफिस से आया है। अरे मुझे बॉम्बे बुलाया है डिजाइनर का काम संभालने के लिए। अभी तुम कह रही थी ना कि मेरा काम कागजों से उतरकर दुनिया के सामने आ जाए, तो देखो गुरुदत्त की फिल्मों के जरिए मेरा काम दुनिया के सामने आया, देश विदेश में जाए, और लिखा है ज्वाइन इमीडिएटली। जी मैं हाँ इमरोज ही बोल रहा हूँ। जी जी हाँ बिल्कुल, आपका खत मिल गया है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ जी शुक्रिया। माजा 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 बैठो। अल्बर्टो मोरावियो का एक नॉवल पढ़ा था। दो दोस्तों की कहानी है ये। एक बहुत ही हैंडसम और एक आम सी शक्ल का। हैंडसम लड़के को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद आ जाती है। वो उसे हासिल करने के लिए अपनी आम सी शक्ल वाले दोस्त की मदद लेता है, जो कि एक शायर है, और खुद भी उस लड़की को बहुत चाहता है, लेकिन अपनी शक्ल सूरत की वजह से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। फिर उस हैंडसम लड़के की शादी उस खूबसूरत लड़की से हो जाती है। इतने में जंग छिड़ जाती है। दोनों दोस्त जंग पर चले जाते हैं। खूबसूरत लड़का रोज अपनी बीवी को प्यारे प्यारे खत भेजता है, और वो सारे के सारे खत अपने शायर दोस्त से लिखवाता है। इतने में जंग में शौहर की मौत हो जाती है, और उसका दोस्त जख्मी हालत में वापस घर आता है। लड़की उसे अस्पताल में मिलने जाती है। वो उसे सारे के सारे खत दिखाती है। जख्मी दोस्त खत पढ़ना शुरू करता है। लड़की आंखें बंद करके खत सुनती रहती है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है अंधेरा तो हो चुका, लेकिन जख्मी दोस्त अंधेरे में खत पढ़े जा रहा। इतने में दूसरा दोस्त भी दम तोड़ देता है। लड़की समझ जाती कि सारे के सारे खत तो इसी ने लिखे थे। वो कहती है, I loved one man and lost him twice. मैंने मोहब्बत एक ही शख्स से की थी, लेकिन उसे खोया 2 बार। अच्छा ईमा, ये बताओ तुम्हें बॉम्बे कब जाना है? तुम्हें बॉम्बे कब जाना है? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? तो ये 3 दिन, ईमा, ये 3 दिन पूरे के पूरे मेरे, प्लीज, ये 3 दिन पूरे के पूरे मेरे। अमृता, आए बाबा आए। तो वो चला गया। तुम्हारी तरह मुझे भी लगता था कि वो नहीं जाएगा, लेकिन वो चला गया।
चेतना की संभावनाओं का पार नहीं पड़ता। वो किस दिशा से आती है हम ये भी नहीं जान पाते। बहुत साल पहले जब जिंदगी की मुश्किलों का सामना हुआ तो मैंने अपनी भर भर आती आंखों को देखा कि अचानक पता नहीं कैसे सहज मेरे होंठों पर आने लगा, अमृता मेरे पास आओ। और तुम्हें लगता था कि तुम अपने से अलग हो? लगता नहीं, दिखाई देता था कि मैं अपने से अलग कहीं दूर खड़ी हूँ और अपने को प्यार से बुला रही हूँ, अमृता मेरे पास। और यही फिक्रा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलता रहा। एक मैं जिंदगी के हालात से टकराती, जाने कितनी बार रोई, और एक मैं शांत खड़ी उसे देखती रही, प्यार से अपने पास बुलाती रही, ये जानते हुए कि ये जो मेरे से अलग खड़ी है, अकेली, इसे जिंदगी में कोई नहीं झेल पाएगा। इसे तसल्ली देने मैं अपने पास बुलाती रही। इसी को साक्षी होने का एहसास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने समस्त अनुभवों से अलग हो जाए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, और तुम्हारी चेतना उस घटना में प्रवेश ना करे, तो साक्षी होने का अनुभव शुरू होता है। बहुत साल पहले एक कविता लिखी थी, मैं बिन मेरा जन्म कुछ इस तरह जैसे पुण्य की थाली में अपराध परोसती है। ये नज्म कभी कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। वही क्षण जो ठहरता नहीं पर होता है, मैं तुझे उसी क्षण की याद दिलाने आई। वही क्षण जो होता है उसी क्षण की याद दिलाने। बहुत बरस हो गए, तुम तो जला वतन हो चुके हो, और जला वतन के लिए वतन में कोई जगह नहीं होती। वो स्मृति कभी कभी मेरे पास लौट आती है और कुछ इस तरह मुझे हल्के से छूकर जाती है, जैसे कोई वतन की मिट्टी को छूता है, जैसे कि कोई वतन की मिट्टी को छूता है। मैं वही स्मृति हूं, बहुत दूर से आई हूं, अपने बदन को चुराती हुई, सबकी निगाहों से बचती हुई। सुना है तेरा दिल आबाद है, क्या इसका कोई कोना मेरे लिए होगा? स्मृति, एक कोना मेरे भीतर है जो तेरे लिए है, मगर जैसे कि मैंने कहा, जला वतन के लिए वतन में जगह नहीं। मैं दिल्ली में जितना खुश था, उतना ही आज बंबई में उदास हूं। तुम्हारे बिना जीना जीना नहीं, एक सजा लगती है। और अगर काम में जी लग भी जाए तो काम के बाद बड़ा सख्त डिप्रेशन होता है कि मैं तुम्हारे बगैर क्यों हूं तुम्हारे बगैर। तुम जितनी सब्जियां छोड़ गए थे सब खत्म हो चुकी, जितने फल लेकर दे गए थे वो भी खत्म हो गए।
फ्रिज खाली है और अब तो जिंदगी भी खाली सी होती नजर आ रही है। तुम जितनी सांसें छोड़ देते वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ईमा, तुम कुछ ऐसा करो, एक होम्योपैथ के पास जाओ, उसे कहो तुम्हें ऐसी दवा दे जिससे आदमी झट स्टेशन जाए, टिकट खरीदे और सीधा वापस अपने घर आ जाए। बस यूं समझो कि बॉम्बे से यहाँ दिल्ली मुझे उसी रेखा को ढूंढने के लिए आना पड़ा। भाई अब तो ढूंढना ही पड़ेगा। कोई रेखा देखी तुमने? रेखा? कैसी रेखा? अरे नहीं, कोई छोटी सी, कोई मोटी सी, या फिर कोई लंबी सी रेखा? यानी? अरे भाई, अपने कैलाश वाजपेयी माने हुए ज्योतिषी हैं, इस बार मुझे बॉम्बे मिले, मेरा हाथ देखा और कहने लगे भाई इमरोज तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं। अब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं कहीं रखकर भूल गया हूँ या कोई इसे चुरा कर ले जाए। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं,